नमस्कार। पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से लगभग मेरे बहुत सारे शुभचिंतक और बच्चे, छात्र और मेरे जानने वाले लोग, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता लोग मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि 3 विषयों पर मैं अलग अलग वीडियो करूं। वो जो 3 विषय उन्होंने बोले उसमें जो जिज्ञासा थी लोगों की, वो एक है सोनू निगम, कि क्या सोनू निगम कम्युनल हैं और संघी हैं। दूसरी जिज्ञासा थी कि पालघर पे मैंने कुछ बोला नहीं है, मुझे बोलना चाहिए था, मैं बात रख पाता हूँ, लोगों को समझ में आती है जैसा जैसा बच्चों ने कहा। और तीसरी बात की राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनका इतना उनको ट्रोल किया गया तो मैंने कुछ क्यों नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि चलो 3 अलग अलग वीडियो तो नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा बोर भी हो जाता हूँ और मैं थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो, कैमरा से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे लग रहा होगा आजकल कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो कर रहा हूँ। एनीवेज, मैं प्रयास करता हूँ कि इसी वीडियो में मैं तीनों बात को रख पाऊँ और तीनों जिज्ञासाओं को शांत कर पाऊँ। सबसे प्रथम, सोनू निगम, क्या सोनू निगम सांप्रदायिक हैं, संघी हैं? देखिए, मैं इवेंट में काम करता था और 2-3 बार मैंने सोनू निगम को हैंडल किया है, कि इवेंट को हैंडल किया है, उनको एयरपोर्ट से अपने वेन्यू तक लाया हूँ, ड्रॉप किया है, उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक बात तो कह सकता हूँ कि सोनू निगम सांप्रदायिक नहीं है। और दूसरी बात, जो प्रश्न है कि आपने कहा कि संघी हैं या भाजपाई हैं, तो देखिए ये आपका प्रश्न जो है वो वाजिब नहीं है। आप अगर एक कांग्रेसी हैं तो कृपया इस तरह का सवाल न पूछें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अन्य अधिकारों की तरह हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो जिस भी किसी विचारधारा को मानना चाहे वो माने, और इस पर उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, मुद्दा आधारित आलोचना होना चाहिए कि वो गलत है तो क्यों गलत है। जहाँ तक सोनू निगम के ट्रोल की बात है, तो सोनू निगम ने शायद जो बात कही वो सही बात उन्होंने अतिरेक में, गुस्से में कह दी और जिसके चलते उनकी गलत ब्रांडिंग हो गई। मैं भी उस बात को बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों में ये जो धर्म में लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल हो गया है, ये इतना अधिक हो गया है कि मतलब ये शर्मिंदगी के लेवल की बात है। हम लोग, मैथिली में एक कहावत है, भोज ने भात हर हर गीत। आप कहीं पे भोजन भात नहीं करवाते हैं लोगों को, गरीबों को, आप कहीं पे कुछ बढ़िया आयोजन नहीं करते हैं, डीजे सबसे पहले ले आते हैं। अगर हम अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में देखें तो अब पता नहीं पोखरी में जाके भी करेगा कामर, तो सबसे पहले 4 गो भूमा शंख, एगो क्या कहते हैं डीजे लगा लेगा। और जहाँ जाइए कान फोड़ू डीजे, वो भोजपुरी गाने पर रीमेक करके या हिंदी डिस्को गानों पर रीमेक करके। तो अब धर्म में सिमिलरली इस्लाम में अजान हो गया एक, और उसके साथ ही आप रात भर जो है वो जलसे होते हैं, तो उसमें पूरा लाउड स्पीकर बजाया जाता है। मधुबनी में भी हाल में ही शिव चर्चा हुई और अन्य चर्चाएं होती रहती हैं। होता है किसी एक कोने में और पूरे शहर में 200 लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है। मतलब ये धर्म को लाउड स्पीकर्स के थ्रू जो धर्मांध लोग हैं, जो लोग धर्म का आयोजन करते हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि वो एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां बहुत जनसंख्या है, बहुत बूढ़े लोग रहते हैं, बहुत बीमार लोग रहते हैं, और वो लाउड स्पीकर उन लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकता है। बहुत सारे लोग रात में नौकरी करते हैं, वो सुबह सुबह आए तो उनको हो सकता है सोने में डिस्टर्ब हो। तो सोनू निगम ने जो बात कही वो अतिरेक में कही, उनके शब्दों का चयन ठीक नहीं था। वो लाउड स्पीकर के खिलाफ बोल सकते थे, वो एम्पलीफायर के खिलाफ बोल सकते थे। उन्होंने ऐसे कहा कि लगा लोगों को कि 2 मिनट के अजान पे बोल रहे हैं। तो नहीं, मुझे लगता है कि सोनू निगम सांप्रदायिक नहीं हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। और जहाँ तक संघी होने की बात है तो ये उनका अधिकार है, आप रोक नहीं सकते। आप वामपंथी हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, तो सॉरी, आप संघी भी हो सकते हैं। तो ये जो है, ये मैं इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देता। अब दूसरी बात आती है पालघर की। तो पालघर के बारे में जो है वो लोग जानते कम हैं और हंगामा ज़्यादा कर रहे हैं। ये वो है कि आप अगर भस्मासुर बनेंगे तो आपको अपने सर पे हाथ रखना ही पड़ेगा। 2014-15 के बाद हम लोगों ने लिंचिंग को शिष्टाचार बनाना शुरू कर दिया था। मतलब हर जगह हर व्यक्ति जस्टिफाई करता हुआ आपको मिल जाता। क्यों? वो गाय का ट्रेड कर रहा था, ठीक तो किया, मार दिया। क्यों? वो बच्चा चोर था, ठीक तो किया, मार दिया। क्यों? वो चोर को पकड़ा, ठीक तो किया, मार दिया। यानी कि हम लोगों ने ये जनतंत्र के न्याय को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि ठीक है, जस्टिस डिले हो रहा है अपने यहाँ, तो पब्लिक जो पकड़ के मार देती है ये बढ़िया है। ये बड़ा भयावह लगता है, लेकिन कुछ लोग, अधिकांश लोग, मेजॉरिटी लोग
इसका समर्थन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मरने वाले किसी दूसरे समूह के होते थे, तो दूसरे समूह के होते थे तो आप इसका मज़ा लेते थे। आज आप पर बनाई है तो आप बहुत दुखी हो रहे हैं। एक तो ये बात है, वो जो राहत इंदौरी साहब ने बात कही, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में हमारा ही मकान थोड़े ना है। वही बात है कि अगर आप लिंचिंग तंत्र को अगर आप न्याय का हिस्सा बना देंगे तो परसों कोई और जला है, आज आप जलेंगे, कल को हो सकता है आपके घर में कोई जलेगा। और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो किसी के नहीं होते, ये सब जो पक्ष विपक्ष वाले हैं वो बैठ के डिनर करते हैं और कोई आपको मदद करने नहीं आएगा और आप यहाँ छाती पीटते हुए रह जाइएगा हिंदू मुसलमान। अब बात करते हैं उन 3 लोगों को जो मारा गया पालघर में। पालघर बॉम्बे से 130 किलोमीटर दूर अहमदाबाद बॉम्बे हाईवे पे स्थित है। हाईवे पे नहीं है, हाईवे थोड़ा जंगली एरिया है, पूरा जंगल एरिया है, जाना डिफ़िकल्ट है। रास्ता जो है वो जो अहमदाबाद की तरफ आप जाएंगे तो आपको दादर नागर हवेली की तरफ से जाना पड़ता है और वो थोड़ा सा जंगली रास्ता है, वो हाईवे वाला भी रोड नहीं है। जो बस्ती है वो कंप्लीट ट्राइबल बस्ती है। तो जो मारे गए लोग वो भी टिपिकल सनातनी हिंदू नहीं थे, गोसाई थे तीनों। वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो उनका जो गुरु प्रथा होता है और वो उस तरफ जाते हैं। और जो मारने वाले लोग थे उनको आप भी कह लीजिए वो ट्राइबल थे, तो आप तो कभी कभी उनको हिंदू बोल देंगे, कभी कभी उनको बोलेंगे कुछ और। तो ट्राइबल लोग थे और उन्होंने जो एक्ट किया वो एक बच्चा चोर को मार रहे थे। तो बच्चा चोर को मारना हमारे देश में एक नई संस्कृति बन गई है। झारखंड में देखा, बिहार में देखा, और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पिछले 5, 7, 8 सालों से, 10 सालों से इनफैक्ट ऑर्गन बिजनेस ने, बॉडी ऑर्गन बिजनेस ने गरीब बच्चों को के किडनैप को एक मेन स्ट्रीम बिजनेस बना दिया है। मेरा एक अशोक कामत मित्र है, फेसबुक का मित्र, जो फिर इस पोस्ट पर भी अपना चिपका देगा, मैं पक्का जानता हूं। वो पिछले 6 महीने से मेरे हर एक पोस्ट पर एक चिट्ठी लिख रहे हैं जो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिख रहे हैं। उनके भतीजे का किडनैप हो गया फुलपरास में। डीजी, पुलिस, एसपी, कलेक्टर सबके पास गया, आज तक वो बच्चा मिला नहीं है। तो गरीब लोग, गांव के लोग, ये बच्चों से तो हर आदमी इमोशनल होता है। और अगर ऐसा पता चल जाए कि एक बच्चा गिरोह आ रहा है, गैंग आ रहा है, तो वो शायद वायलेंट भी हो जाते हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर की उतनी समझ रहती नहीं है। उनको लगता है कोई नहीं देखेगा, भीड़ में मार देंगे तो हम निकल जाएंगे। और वो उनको सबक भी हमने पिछले 4-5 साल में नहीं दिया है। हमने भीड़ की मौत को हम बड़ा प्यार से जस्टिफाई करते हैं क्योंकि मरने वाले दूसरे धर्म के होते हैं। तो यही कारण है, वो ट्राइबल लोग है, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, मरने वाला भी मुसलमान नहीं था, मारने वाला भी मुसलमान नहीं था। एक 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 भय में, गुस्से में किया हुआ कुकृत्य था जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर 110 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें से ग्राम पंचायत के जो प्रमुख हैं वो भी गिरफ्तार हुए, शायद वो भाजपा के नेता हैं। और मैं फिर भाजपा पे दोष नहीं दे रहा, लेकिन है, मैं ये बोल रहा हूँ वो भी मारने वाले में शामिल थे। और दूसरी बात की जो लिंचिंग है, ये हम सब लोगों को विरोध करना चाहिए कि जो पब्लिक जस्टिस सिस्टम है वो ठीक नहीं है। हमारा न्याय व्यवस्था पे हम सब लोगों को भरोसा होना चाहिए। पालघर एक कम्युनल जो युद्ध था वो नहीं था। पालघर एक विशुद्ध मतलब भीड़ तंत्र वाला सिस्टम था जिसमें लोग मार दिया गया। मरने वाले क्योंकि उन्होंने एक भगवा कपड़ा पहन रखा था। तो हमारा जो बड़ा सेलेक्टिव इमोशन है वो देख देख के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आहत होता है। कहीं हमारे सामने में किसी को बढ़िया से मार दिया जाए, बेदर्दी से मार दिया जाए, तभी हम आहत नहीं होते क्योंकि वो किसी दूसरे पहचान का होता है। सो दैट वॉज द प्राइम रीज़न। और पालघर में ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं है। कुछ लोग हर घटना को कम्युनल सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, ये हम लोग 4-5 साल से देख रहे हैं। पढ़े लिखे समझदार लोगों से अपेक्षा होती है कि हर चीज़ को सांप्रदायिक रंग न दें, किसी के बारे में डीप जानकारी लें, ज्योग्राफिक जानकारी लें। एक और बात, वो जो तीनों साधु मारे गए वो दादर नागर हवेली से आ रहे थे, रास्ता उधर से ही अहमदाबाद जाने का। दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब गृह मंत्री कौन हो गए? कोई हाथ में सत्ता है, अमित भाई शाह के हाथ में सत्ता है। पुलिस ने उस तीनों को रोका भी, तो रोक के या तो रोक लेता दादर नागर हवेली में, सुबह में निकलने देता, रात में ही उसको वापस कर दिया कि तुम बॉम्बे चले जाओ। तो फिर उसी जंगल रास्ते से आ गया और तब तक अफवाह उड़ी कि जो साधु के भेष में बच्चा चोर गिरोह आ रहा है। तो जिम्मेदारी कौन ले? दादर नागर पुलिस की जिम्मेदारी है?
नहीं है, अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा इसमें। ये भीड़ तंत्र है, ये सही नहीं है, दिल दुखता है, पता नहीं कल को मेरे किसी अपने का लिंच हो जाए किसी गलतफहमी के शिकार में। सो वी ऑल शुड कम एंड अपोजिट वेमेंटली। ये इसका समर्थन करने का सवाल ही नहीं है। तो एक तो ये खत्म हो गई, दो बात। तीसरी बात, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए एक पूरा तंत्र लगा है पिछले 7-8 सालों से, और उस तंत्र का एक ही काम है कि कैसे राहुल गांधी को पब्लिक एट लार्ज में, वो जो पब्लिक लार्ज जिनके पास एजुकेशन प्राइमरी नहीं है, जो बच्चे स्कूल जाके मैट्रिक पास नहीं करते हैं, वो सब भी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। तो राहुल गांधी की बात को डिस्क्रेडिट करना, ट्रोल आर्मी लगा के ख़त्म करना, तो ये सब तो नया ट्रेंड है, ये सब हम लोग यूज टू हो चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो उसने जो कहा उसका कंटेंट क्या है, वो बोल क्या रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या बात कही? लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन। तो WHO ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, कोरोना के मामले में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई परसों दिल्ली में 189 नए केस जो सामने आए, उस 189 के 189 में किसी भी व्यक्ति के को कोरोना का लक्षण नहीं था, लेकिन जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। तो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि हमारा डेमोग्राफी जो है वो बड़ा बढ़िया है कोरोना से लड़ाई में। 70% हमारी आबादी 35-40 से कम की है, और ये हमारा एडवांटेज है क्योंकि 35-40 से कम एज ग्रुप में जो मृत्यु दर है कोरोना का वो 0.8% है, शायद उससे भी कम है, 1% से कम है। तो लेकिन अगर कोरोना इन्फेक्ट तो हो जाएंगे, उनको मार नहीं पाएगा, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बना लेगा, लेकिन वो दूसरे को गिफ्ट ज़रूर करेंगे। अगर मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं स्वस्थ आदमी हूँ, तो मैं तो स्वस्थ रहूँगा, मैं कोरोना को एडजस्ट कर लूँगा, मारेगा नहीं सर्दी बुखार से मुझे, मेरा शरीर मुझे ठीक भी कर लेगा, लेकिन मैं किसी बूढ़े के साथ किसी दूसरे को ये दे सकता हूँ। तो राहुल गांधी ने यही बात कही कि आपने उसको लॉक कर दिया है, और जब ये अनलॉक होगा तो कोई सॉल्यूशंस आपने नहीं किया है, टेस्टिंग आप नहीं ले रहे हैं। पूरे मधुबनी में 300-350 लोगों का टेस्ट हुआ है, 40 लाख लोगों का जिला है मधुबनी, और 300-350 टेस्ट में हम जीरो हैं, ताली पीट रहे हैं हम सारे लोग, हमारा बाजार आज खुल गया, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि उन्होंने, राहुल गांधी ने जो बात कही वो सही बात कही। अब लगा दिया ट्रोल, तो ट्रोल का क्या कहें। ट्रोल के प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे, या कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन ट्रोल करता है उसको आप अपने सामने बिठाइए और उससे 2-3 कठिन सवाल करिए, तो वो झुक जाएगा, वो हैं करने लगेगा, वो सर बोलने लगेगा। तो ट्रोल की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, मैं भी नहीं लेता हूँ। राहुल गांधी एक बहुत ही संवेदनशील, पढ़े लिखे और डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा बंदा है, एमफिल किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही समझदार और कद्दावर नेता हैं। उनकी बात को सरकार बहुत सीरियसली लेती है, भले ही ट्रोल आर्मी लगा के उनको डिस्क्रेडिट कर दे, लेकिन जो राहुल गांधी बोल देते हैं, अगले 7-8 दिन में सरकार उस कदम को वहाँ पे आके करेक्ट कर लेती है, वो ठीक कर लेती है। चीन के बारे में बोला कि चीन अभी हमारे देश की कंपनियों को करेगा, तो 3 दिन के अंदर में सरकार ने कानून ला दिया कि चीनी कंपनी के लिए हम अलग कानून लाएंगे, वो हमारे देश में निवेश इतनी आसानी से हम नहीं करने देंगे। तो राहुल गांधी जो बात बोलते हैं, सरकार के जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो समझदार हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, उनको नॉलेज है, उनका जो सर्कल है, जिस ग्रुप में वो रहते हैं वो अच्छे खासे लोगों का ग्रुप है, उनका सलाहकर्ता ग्रुप अच्छा है, तो वो जो बात बोलते हैं उसमें दम होता है। सरकार उसको सीरियसली लेती भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का टाइम है, तो आप अपने अपोजिशन को क्रेडिट नहीं देंगे, तो ट्रोल आर्मी का यूज़ होता है कि, और संबित पात्रा जैसे लोग, भोजन भट्ट लगा दिए जाते हैं पीछे कि आप इनको खूब डिस्क्रेडिट करो, खूब गाली दो, ताकि लोग इनको पप्पू पप्पू कहें। उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। राहुल गांधी हैज़ बीन वेरी अप टू द मार्क, अप टू द पॉइंट। अभी तक उन्होंने जो सलाह दिया है, तो ये तीनों विषय पर मैंने अपनी बात रख दी। ज़्यादा इमोशनल मत होइए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। मैं बार बार कहता हूँ, फैक्ट्स को ध्यान रखिए, अलग अलग जर्नल्स पढ़िए। भारत के किताब में
मैगजीन्स अगर आपको बायस लग रहे हैं तो किसी दूसरे देश में, ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका का पढ़ें, आप किसी दूसरे बहुत सारे मुल्कों के हैं, सिंगापुर के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो सही रिपोर्टिंग करते हैं, आप अलग अलग जर्मनी के अखबार हैं जो सही रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप पढ़िए और फैक्ट्स को जानिए। फैक्ट्स आपको सही दिशा देगा, क्योंकि उसमें जो रिपोर्टर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर काम करता है वो एजेंडा वाला नहीं होता, वो बड़ा ही प्रोफेशनल होता है। सो प्रोफेशनल पत्रकार हमारे देश में है जो सही रिपोर्टिंग करते हैं। यू नीड टू बी अपडेटेड एंड यू नीड टू बी इंटेलिजेंट। अगर आप भेड़ का हिस्सा हैं तब तो हुआ करेंगे, सॉरी हुआ कौन करता है, गीदड़ करता है, भेड़िया करता है, जो भी करता है, तो उसका हिस्सा मत बनिए, भेड़ चाल में मत फंसिए। सोनू निगम सांप्रदायिक नहीं है मेरे हिसाब से, संघी वो हो सकते हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पालघर में सांप्रदायिक हत्या नहीं हुई है, ये भीड़ तंत्र जिसको हमने लीगल बनाया है उसका अब हम पर आने लगा है। कल आपके घर में कोई मारा जाएगा, किसी दूसरे अननोन जगह पे जाएगा, बच्चा चोर कह के मार देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने से होगा क्या, बात तो आप सब उसकी मानते ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।